गाइस, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आस्था सिर्फ बिलीफ नहीं होती बल्कि कई बार सच से बड़ी भी होती है। यहाँ धर्म, परंपरा और मान्यताएं सिर्फ इंसान की सोच ही नहीं बल्कि उसके डिसीजन और उसके डर को भी डिफाइन करती है। ऐसे ही गहरी आस्था के बीच बसा हुआ है एक छोटा सा गाँव, देवतली। नाम जितना पवित्र लगता है, कहानी उतनी ही दिलचस्प और मिस्टीरियस। देवतली एक नॉर्मल गाँव नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ खास है। देवतली के लोग एक देवता को मानते हैं, संकासुर। गांव वालों का विश्वास है कि संकासुर साल में एक बार देवतली आता है और अपने साथ एक पाप को ले जाता है। हर साल बिल्कुल उसी वक्त गांव में एक इंसान के साथ इंसाफ होता है। ना कोई भागता है, ना कोई सवाल करता है, ना कोई पुलिस को बुलाता है। उनका मानना है जिसके साथ भी इंसाफ हुआ है उसने कुछ गलत काम किया होगा और संकासुर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी होगी। लेकिन ये पूरी आस्था तब हिलने लगती है जब देवतली में पुलिस की एंट्री होती है। शहर से आई पुलिस इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उनके लिए हर साल किसी इंसान की मौत होना ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सीरियल क्राइम है। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे कोई देवता नहीं बल्कि कोई इंसान है, कोई ऐसा शख्स जो लोगों की आस्था का यूज करके लोगों के साथ गलत कर रहा है। लेकिन सच तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सवाल और ज्यादा गहरे होने लग जाते हैं। क्या गांव की मान्यता सच है या फिर पुलिस का शक या फिर कुछ और ही? इन सब सवालों का सच जानने के लिए, इस डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में कदम रखने के लिए देखिए देवखेल, एक इंटेंस, ग्रिपिंग और थ्रिलिंग स्टोरी जो आपको एंड तक बांध के रखेगी। देवखेल, स्ट्रीमिंग ऑन मराठी ZEE5। हे गाइस, हमारी आज की जो स्टोरी है वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। तो कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन और कैरेक्टर से फेमिलियर करा देता हूँ। हमें ये कहानी राधिका ने शेयर करी है और ये कहानी अराउंड 2013 की है, जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी। और ये जो सारा इंसिडेंट था ये राधिका के कज़न, मतलब जो उसके दूसरे दादाजी थे, उनके बेटे के बेटी के साथ हुआ था। ये जो कज़न थी इसका नाम था दीक्षा और राधिका का घर अगल बगल में ही था और ये दोनों साथ में ही कॉलेज भी जाते थे। अब अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो तो थोड़ा सिंपल वर्ड में समझा दूं, दीक्षा के दादाजी और राधिका के दादाजी दोनों सगे भाई थे। अब जो इनका कॉलेज था उसमें इस पूरे गांव के लड़के लड़कियां सब उधर ही पढ़ते थे और ये जो कॉलेज था ये आम के बाग में बना हुआ था, मतलब बहुत पुराना और बहुत बड़ा आम का बाग था, उसी में कॉलेज बना दिया था। अब छोटे सा गाँव के कॉलेज कैसे होते हैं, छोटे ही होते हैं, ऐसे बहुत बड़े तो नहीं होते, तो वैसे ये कॉलेज भी था। अब जैसे हम सब की लाइफ में कॉलेज फेज काफ़ी अच्छा होता है, सब नए दोस्त बनाते हैं, कुछ नए रिलेशनशिप भी शुरू होते हैं, क्लासेस बंक मारते हैं और ऐसा ही कुछ राधिका और दीक्षा के साथ भी हुआ था। इनके कॉलेज जिस बाग में था उसी बाग में थोड़ी सी दूर एक बरगद का पेड़ था जिस पर इन सब ने झूला डाल रखा था और अक्सर कॉलेज बंक करके ये लोग मार्केट चले जाते या तो फिर पूरा दिन उस झूले के पास बिताते। अब देखते देखते समय बीतने लगा, कॉलेज का लास्ट ईयर आ गया और अब प्रैक्टिकल का टाइम था। क्लासेस काफी जोरों शोरों से चल रही थी, सारी लड़कियां वहां पर आती और काफी फोकस करके पढ़ाई करती। अच्छा, अब एक दिन क्या होता है, राधिका अपना काम कर रही होती है तो दीक्षा राधिका के पास आती है। दीक्षा बोलती है कि बाहर चलोगी, राधिका मना कर देती है, उसके पास थोड़ा काम था तो दीक्षा अकेले चले जाती है। राधिका 10-15 मिनट में अपना पूरा काम निपटा कर अब दीक्षा को कॉल करती है तो दीक्षा फ़ोन पिक नहीं कर रही होती। राधिका पहले तो बाहर जाकर दीक्षा को ढूंढती है तो दीक्षा कहीं नहीं दिखती। इसके बाद जहाँ इन्होंने झूला बनाया हुआ था राधिका वहाँ जाती है, दीक्षा वहाँ भी नहीं होती। राधिका को लगता है कि या तो दीक्षा भी मार्केट में गई है या फिर वो अपने घर चली गई है और राधिका वापस से अपनी क्लास में चली जाती है। करीबन आधे घंटे बाद दीक्षा क्लास में आती है। राधिका उससे पूछती है कि वो कहाँ पर थी और क्या कर रही थी, पर दीक्षा कोई जवाब नहीं देती। वो बस एक ब्लैंक स्टेयर, मतलब बस घूरे जा रही थी, जो कि बड़ा अजीब तरीके से घूरना था। काफी समय तक पूछने पर भी जब दीक्षा जवाब नहीं देती तो राधिका ने भी पूछना बंद कर दिया, जिसके बाद दीक्षा अपनी सीट पर जाती है और हेड डाउन कर लेट जाती है। राधिका दीक्षा को देखती है, उसको लगता है या तो इसकी तबीयत खराब है, सर्वर दर्द कर रहा है या फिर कुछ तो हुआ है इसके साथ। अच्छा, एक बात थी, दीक्षा की शादी फिक्स हो गई थी, मतलब कॉलेज के खत्म होते ही उसकी रोहित नाम के एक लड़का था, उसके साथ शादी होने वाली थी। तो दीक्षा अक्सर रोहित के साथ बातें करती थी, तो राधिका को भी ये लगा कि रोहित के साथ बातें करते करते थोड़ी अनबन हो गई होगी, इसलिए इसका मूड खराब हो गया होगा। अच्छा, अब राधिका नॉर्मली अपना पढ़ाई कर रही है कि तभी उसे कुछ फील होता है। राधिका को फील होता है जैसे कुछ ना बहुत तेजी से हिल रहा है, आवाज़ सी आ रही है। राधिका यहाँ वहाँ देखती है और उसकी नज़र जाती है दीक्षा के पास। दीक्षा जो कि हेड डाउन करके लेटी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे करंट लग गया, वो बहुत तेजी से हिल रही थी। राधिका एकदम से आवाज़ देती है दीक्षा को और उसे उठाने की कोशिश भी करती है। दीक्षा की पूरी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर थी,
वहाँ आसपास की लड़कियां आती है, दीक्षा को पकड़ती है और टीचर को बुलाया जाता है। दीक्षा उस समय जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, उसकी बॉडी जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, उस समय सबको लगता है कि शायद इसको मिर्गी का अटैक आया है। दीक्षा को तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स आती है तो सब कुछ नॉर्मल आता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से दीक्षा को हुआ तो हुआ क्या। फिलहाल दीक्षा घर आ जाती है और हम सब जानते हैं कि गांव में इस टाइप की चीजें कितनी जल्दी फैल जाती है। तो दीक्षा जिससे पहले घर आए, उससे पहले तक तो दीक्षा की बातें घर तक पहुंच गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उसको मिर्गी का अटैक आया, तो कुछ लोग कह रहे थे शायद उस पर कोई भूत चढ़ गया है। दीक्षा जैसे ही घर पहुंचती है, दीक्षा के पेरेंट्स उसको सोने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कितने दिनों से सोई नहीं है, उसकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला है, पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। अब दीक्षा सोने चले जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, राधिका का घर जस्ट उसके बगल में ही था, तो रात में दीक्षा से मिलने आ जाती है और राधिका के साथ में उसकी मम्मी भी आ जाती है। अच्छा, राधिका और दीक्षा दोनों का घर मिट्टी का बना हुआ था। बाहर जिसे हम बरामदा बोलते हैं, सिर्फ वही था जिसमें थोड़ा सीमेंट लगा हुआ था, और बाकी अंदर से जो पूरा घर था वो मिट्टी का था। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि दीक्षा का घर कैसा था। जब आप दीक्षा के घर में आओगे तो बाहर बहुत बड़ा बरामदा होगा, जिसमें उसके दादाजी, चाचा जी और पापा खाट लगाकर सोया करते हैं। थोड़ा सा अंदर जाओगे तो एक आंगन होगा, पूरा मिट्टी का होगा, और उस आंगन के एक कोने में चूल्हा जल रहा होगा। और थोड़ी और अंदर जाओगे तो वहाँ 2 रूम मिलेंगे, एक दीक्षा का जिधर उसकी मम्मी पापा और दीक्षा रहते थे, और एक उसके चाचा और चाची का। और जो दीक्षा की चाची जी थी, उनके 2 बच्चे थे। एक तो उनकी बेटी थी जो कि गुंजन थी, गुंजन भी दीक्षा की सेम उम्र की थी, और एक उनका छोटा सा बेटा था जिसके दोनों पैर मुड़े हुए थे। वो बेचारा कुछ बीमारी से गुजर रहा था, उसके दोनों पैर भी मुड़े हुए थे और वो बोल भी नहीं पाता था, लेकिन वो समझ सब कुछ पाता था। और ये जो अंदर हॉल वाला इलाका मैंने बताया था आपको, वहाँ पर दीक्षा, गुंजन और दीक्षा की दादी खाट लगाकर सोया करते थे। और अब वापस से हम वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर दीक्षा को देखने के लिए राधिका और उसकी मम्मी आती है। तो राधिका जब दीक्षा के पास जाती है तो नोटिस करती है दीक्षा के मुंह के साइड से व्हाइट कलर का झाग सा कुछ निकल रहा होता है। वो अपने दोनों चाचा जी यानी दीक्षा के पापा और जो दीक्षा के पापा के भाई थे उनको बुलाती है। अब राधिका के बुलाने पे हर कोई भागा भागा आ जाता है, और जब दीक्षा को देखता है तो दीक्षा बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकले ही जा रहा था। रात का वक्त था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि इनका गांव इतना डेवलप नहीं था कि रात में भी इनको कोई राइड मिल सके या फिर कोई डॉक्टर के पास ले जा सके। अब इनके गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था, मतलब उसे ऐसे ही बोलते थे कि ये तो ऐसे ही है, झोला छाप साहब। तो अब ज़रूरत है, किसी की तो ज़रूरत है, असली डॉक्टर तो बहुत दूर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होता है उसके वहीं चले जाते हैं और बोलते हैं जल्दी जल्दी हमारी बेटी को ठीक कर दे। वो बेटी को देखता है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो वो क्या करता है, उसके पास एक इंजेक्शन होता है बेहोशी का। इसके पास ये जो झोला छाप डॉक्टर था, गिनी चुनी चीज़ें थी। अगर किसी को बहुत सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द में, तो वो बेहोश कर देगा। एक उस पर वो इंजेक्शन होता था। एक किसी को सर दर्द है तो क्रोसिन दे देगा, बुखार है तो उसके लिए एक दवाई होती थी वो दे देगा। और अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, आप बोल दो सर में, आँख में, नाक में, मुंह में या फिर बाजू में, लात में, कहीं पे भी दर्द है, वो आपको एक ही दवाई होती थी वही देगा और बोलेगा ये खाते रहो ठीक हो जाएगी। तो वो थोड़ा ऐसा डॉक्टर था। तो उसने क्या करा, दीक्षा को बेहोश कर दिया और बोला सुबह इसे अच्छे डॉक्टर पे ले जाना। मतलब ऐसा नहीं बोला कि अच्छे डॉक्टर पे ले जाना क्योंकि उसके हिसाब से वो बेस्ट है, लेकिन उसने ऐसा बोला कि सुबह इसको बड़े अस्पताल में ले जाना। अब पूरे घर में बहुत बुरा हाल चल रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। दीक्षा की माँ रात भर दीक्षा के खाट के पास ही बैठी हुई थी और उनकी आंख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। तभी उनकी आंख किसी हलचल से खुली। उन्होंने जब देखा तो दीक्षा अपनी जगह पर नहीं थी। उन्हें लगा शायद वो वॉशरूम गई होगी। बस यही चेक करने के लिए वो आंगन में आती है, क्योंकि इनका वॉशरूम आंगन में ही था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर दीक्षा नहीं थी। वो पूरे घर में दीक्षा को खोजती है लेकिन दीक्षा कहीं नहीं मिलती। अब उनकी हलचल की आवाज़ सुनने से पूरा घर उठ जाता है और धीरे धीरे हर कोई दीक्षा को ढूंढने लग जाता है। किसी को दीक्षा मिल ही नहीं रही थी। तभी सबको किसी के हंसने की धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही थी। सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी दीक्षा की दादी की जो नज़र होती है, इनके ना ऊपर एल्यूमिनियम की छत थी, तो दादी की नज़र उस छत पे पड़ती है। तो वो देखती है कि दीक्षा बहुत अजीब तरीके से बैठकर इन सबको देख रही थी और बड़े अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। दीक्षा इस समय एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा पीलापन था। सब उसे नीचे उतरने को बोल रहे थे, पर वो वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे कि इनकी सारी बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी राधिका के पापा, जो कि इन घर में जितने भी भाई थे सबसे बड़े थे, वो भी आ जाते हैं इन सब की बातें और हलचल सुनकर। और जब यहाँ आते हैं तो दीक्षा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं देखो भैया, वो वहाँ पर छत पे बैठी हुई है और वो हमारी बात भी नहीं सुन रही, वो नीचे ही नहीं आ रही। राधिका के पापा ऊपर की साइड देखते हैं और बोलते हैं किसकी बात कर रहे हो।
और जब सब वापस से ऊपर की साइड देखते हैं तो ऊपर कोई नहीं होता, कोई दीक्षा नहीं होती। इनके जो दादाजी होते हैं वो राधिका के पापा को सब कुछ समझाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं और फिर तुरंत ही सब टॉर्च लेकर दीक्षा को खोजने निकल पड़ते हैं। पहले उसे घर के पीछे खोजते हैं क्योंकि दीक्षा ऊपर टीन पे थी तो सबको लगा शायद वो पीछे कूद गई होगी, क्योंकि पीछे की साइड हाइट ज्यादा नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान वहां से कूद सकता था। अब धीरे धीरे हर कोई हल्ला मचाने लगा, जोर जोर से दीक्षा को पुकारने लगा, जिसकी वजह से आगे पीछे के अड़ोस पड़ोस के लोग भी उठ जाते हैं और वो भी बाहर आ जाते हैं। हर कोई परेशान हो जाता है कि इतनी रात को एक अकेली लड़की पूरे गांव में कहां चली गई। और दूसरी तरफ घर में औरतों का रोना धोना शुरू हो जाता है। दीक्षा की दादी की एज काफी हो चुकी थी, काफी देर तक खड़े खड़े होकर वो थक गई थी और इसीलिए बगल में पड़े दीक्षा की खाट के ऊपर वो बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो खाट के ऊपर बैठती है ना, उन्हें बहुत रफ सा फील होता है और जब वो ऐसे हाथ लगाकर देखती है तो दीक्षा का जो तकिया था उसके नीचे बहुत सारी मिट्टी थी, रेत थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपने तकिए के नीचे मिट्टी क्यों रखेगा। मतलब अगर अपोजिट साइड में हो तो लगता है कि ठीक है पैर में मिट्टी विट्टी लगी है, वो बेड के ऊपर चढ़ी, मिट्टी वहाँ लग गई, लेकिन प्रॉपर इतनी सारी मिट्टी तकिए के नीचे, ये क्यों। दीक्षा की दादी दीक्षा की माँ को भी बुलाती है और जब उन्हें ये सब बताती है तो उनको भी बहुत अजीब लगता है। अब ये सारी चीजें देखकर जो आसपास की औरतें वहां पर इकट्ठा होती हैं वो फिर से बातें करने लग जाती है, कहीं दीक्षा के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं, जिसपे दीक्षा की माँ सबको शांत कराती है और ऐसा ना बोलने को बोलती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दीक्षा की सगाई होने वाली थी, उसकी शादी होने वाली थी और ये सब बातें अगर गांव में फैलेगी तो फिर उससे शादी करने पर कहीं सामने वाले मना न कर दें। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी गाँव के सारे आदमियों के आने की आवाज आती है। सारी लेडीज घर के बाहर आती है तो देखती है दीक्षा अपने पापा की गोद में थी और दीक्षा बेहोश हुई पड़ी थी। उसके पापा बताते हैं कि दीक्षा आम के बाग, जो इनके कॉलेज का आम का बाग था जिसे मैंने शुरू में बताया था, वहां पर बेहोश मिली थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दीक्षा वहां पर गई क्यों और इतनी रात को वहां पर जाना, ये सब चीजें सेंस ही नहीं बना रही थी। दीक्षा के पापा ऐसे ही गांव वालों को थोड़ा सा समझाने के लिए बोल देते हैं कि दीक्षा की ऐसे लड़ाई वड़ाई हो गई थी तो भागकर चली गई। बचपन में लोग आजकल ऐसा कर देते हैं, कभी रूठ जाते हैं तो वहां से चले जाते हैं। अब गांव वालों को भी पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बट वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते नहीं हैं और धीरे धीरे हर कोई अपने घर चला जाता है। अब गांव वाले तो चले जाते हैं, लेकिन दीक्षा के पापा और राधिका के पापा को पता था कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये दोनों प्लान करते हैं कि ठीक है, हम ना किसी पंडित जी के पास जाएंगे और दीक्षा को दिखाएंगे, जिस पर दीक्षा के चाचू और चाची दोनों मना कर देते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, अभी इसकी सगाई होने वाली है, आप इसे पंडित के पास लेकर जाओगे तो सगाई पक्का टूट जाएगी, कितनी बातें होगी पता है आपको। अब ये सुनते ही दीक्षा की जो माँ होती है वो तुरंत इन दोनों को बोल देती है नहीं नहीं, बेटी को कहीं नहीं लेकर जाना, अभी कुछ समय पे इसकी सगाई है और ये दोनों सही बोल रहे हैं, इसको ले जाना सही नहीं रहेगा। और वो सबको मना लेती है कि दीक्षा को ना लेकर जाएं। जैसे तैसे करके पूरी रात बीतती है। अगली सुबह आती है, दीक्षा अभी भी सो रही है और बाहर उसकी मम्मी और चाची बैठकर बातें कर रही है। थोड़े समय बाद राधिका और उसकी मम्मी भी आ जाती है और ये चारों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब दीक्षा भी उठ जाती है और बाहर आती है। उसकी आंखें पूरी पीली सी होती है, मतलब बिल्कुल येलो कलर की, और बाल एकदम खुले हुए। राधिका की मम्मी देखती है दीक्षा आई है तो दीक्षा को बोलती है आ जाओ बेटा, बैठ जाओ हमारे साथ, जिसका दीक्षा कोई जवाब नहीं देती। वो आंगन में मैंने बताया कोने में चूल्हा था, तो वो बार बार उस चूल्हे को देखे जा रही है जिसमें थोड़े समय पहले वहाँ पे दाल बनी थी, खाना बना था, तो कुछ कोयले अभी भी रह गए थे जो कि जल रहे थे। वो बार बार चूल्हे की साइड देखे जा रही है। अब दीक्षा धीरे धीरे उस चूल्हे की तरफ बढ़ने लग जाती है। वहाँ पे बैठी जितनी भी औरतें थी सब दीक्षा को ही देख रहे थे कि आखिर कर क्या रही है। बट धीरे धीरे दीक्षा सीधा चूल्हे की तरफ जाती है और चूल्हे में से सीधा जो कोयले होते हैं उन्हें उठा लेती है। ये देखते ही वहाँ पे जितनी भी औरतें थी भागते हुए जाती है दीक्षा के पास। राधिका भी जाती है। राधिका दीक्षा को पकड़ के गिर जाती है और जैसे वो गिरती है दीक्षा के हाथ में से जो उसकी मम्मी होती है वो सब कोयले ऐसे निकाल देती है। अब दीक्षा गिरी हुई है राधिका के ऊपर और दीक्षा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, इतनी ज़ोर से कि राधिका के कान में उसके हंसने की आवाज़ बहुत ज़ोर से चुभ रही थी। अब यहाँ हल्ला मच जाता है। हल्ला सुनकर जो बाहर उसके दादा और दादी जी बैठे हुए थे दोनों अंदर आते हैं और दोनों पूरा मंजर देखते हैं। आग यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, कोयले पड़े हुए हैं, दीक्षा के हाथ पूरे काले हुए हैं, राधिका गिरी हुई है, दीक्षा उसके ऊपर है और बहुत अजीब तरीके से हंस रही है। उसके दादाजी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम चिढ़कर दीक्षा के पास जाते हैं, उसको उठाते हैं और उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि पागल हो गई हो क्या बेवकूफ़ी किए जा रही हो। दादाजी सुनाए जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, लेकिन दीक्षा को कोई असर नहीं पड़ रहा। वो उसने अपना सर नीचे करा है और हंस रही है, चुपचाप हंस रही है। और एकदम से वो दादाजी की तरफ ऐसे गुस्से से देखती है, आंखें एकदम बड़ी करके सीधा घूरती है दादाजी को। दादाजी उसे देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं
और फिर मतलब दीक्षा के पापा और उसके चाचा जी को तुरंत बुलाते हैं और उन्हें तुरंत बोलते हैं कि इसको अभी के अभी पंडित जी के वहाँ लेकर जाओ। लेकिन कोई था वहाँ पर जो नहीं चाहता था कि दीक्षा पंडित या मंदिर के पास भी जाए। वो थी दीक्षा की चाची और उसके चाचा। वो दोनों वापस से दीक्षा की माँ के कान भरने लग जाते हैं कि अगर ये मंदिर में जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, इसकी शादी तक टूट जाएगी। दीक्षा की दादी जैसे ये सुनती है ना, बहुत जोर से इन सब पे चिल्लाती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या, तुम बेवकूफ़ हो गए एक नंबर के। इसके बाद दीक्षा को उसके दादाजी, उसकी दादी जी और उसके पापा, ये तीनों मिलकर दीक्षा को पंडित जी के पास ले जाते हैं और बाकी सब यहाँ घर में ही पड़े रहते हैं। अब ये सब तो चले गए थे, लेकिन राधिका यहाँ पर इस समय पर इन्हीं के साथ थी, मतलब चाची, चाचा और उसकी माँ जो घर में थे, राधिका भी उनके साथ थी। तो राधिका बताना है कि जैसे ये लोग दीक्षा को लेकर जाते हैं, दीक्षा की चाची, उसके चाचा और गुंजन, ये तीनों अपने रूम में जाकर पता नहीं क्या बातें करने लग जाते हैं। और फिर कुछ ही समय बाद दीक्षा के चाचा, चाची, हर कोई एक बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। सबको समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। अब दीक्षा को घर आने में करीबन रात के 11 बज जाते हैं और जब वो घर आती है तो उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची होती कि वो ढंग से खुद खड़े हो सके। और दीक्षा को उसके घर ना ले जाकर राधिका के घर में सुलाया जाता है। दीक्षा के चाचा, चाची ये सब जो होते हैं, ये पूरी रात घर भी नहीं आते, मतलब ये सुबह के निकले हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए, कोई फ़ोन का जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस चले गए और अभी वापस ही नहीं आ रहे। अगली सुबह होती है और एक पंडित जी दीक्षा के घर में आते हैं। पंडित जी आते हैं और अपने साथ 2-3 और पंडित जी को लाए होते हैं और फिर उनके पूरे घर में एक हवन कराया जाता है, जो कि दीक्षा को सामने बिठाया होता है और उसी से ही पूरा हवन करवाया जाता है। और सब कुछ होने के बाद दीक्षा के चाचा घर लौटते हैं। उनकी आंखों में डर और शर्म साफ दिख रही थी। उसे देखते ही जो दादाजी होते हैं दीक्षा के, वो बहुत तेजी से उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जो राधिका के पापा होते हैं, जो सबसे बड़े भाई थे, वो उन्हें रोक देते हैं और उसी दिन चाचा को वहां से निकाल दिया जाता है। और चाची, उनके बच्चे, वो अभी वापस नहीं आए थे, सिर्फ चाचा आए थे। तो चाचा को सीधा बोल दिया जाता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जा, और चाचा भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वो वापस क्यों आया था, क्या करने आया था, नहीं पता। अच्छा, ये सब इसलिए बोला होता है क्योंकि इन सबको एक चीज़ पता चल जाती है। जब पंडित जी आए थे तो उन्होंने बताया था कि दीक्षा के ऊपर एक क्रिया करवाई गई है, एक मरण क्रिया। और करवाने वाले कौन थे? वो थे चाचा और चाची। अब ये क्यों करवाया गया था? दरअसल जो चाचा थे, उनको ऐसा लगता था कि जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, ये उनके बेटे को जाएगी। वो बेटा जो थोड़ा सा बीमार था, ये उसके नाम पर होगी। दीक्षा लड़की है वो चले जाएगी, गुंजन लड़की है वो चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीक्षा के दादा डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के हम 3 हिस्से कर देंगे, गुंजन के नाम पर, दीक्षा के नाम पर और जो उनका बेटा था उसके नाम पर। वेल एक्चुअली प्रॉपर्टी के 3 हिस्से नहीं, 2 हिस्से होने वाले थे। तो दादाजी ने क्या करा, 50% कर दिया दीक्षा के नाम पर और 50% कर दिया उन दोनों के नाम पर, क्योंकि अब 2 फैमिली ट्री चल रही थी। तो एक फैमिली को 50% दे दिया, दीक्षा और उसके पापा, उसकी मम्मी को 50%, और दूसरी साइड दीक्षा के चाचा, चाची, गुंजन, इन सब की फैमिली को 50%। तो ऐसा आधा आधा कर दिया। ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि पूरी प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए थी, दीक्षा को क्यों जा रही है। पहली तो ये जलन इनके अंदर थी, और दूसरी जलन तब आई जब रोहित, जिससे दीक्षा की शादी होने वाली थी, रोहित और उसकी फैमिली आती है इनके घर, और ये आई होती है गुंजन के लिए, उसे देखने के लिए। लेकिन गुंजन को ये देखते हैं और दीक्षा को भी देख लेते हैं, और जाते जाते ये लोग गुंजन को रिजेक्ट करके दीक्षा के साथ शादी करने की बात छेड़ देते हैं, जिस पर सब कोई राजी हो जाता है, क्योंकि रोहित एक होनहार लड़का था, अच्छा खासा कमाता था, उसके पेरेंट्स भी अच्छे थे। तो समझ रहे हो आप, जो गुंजन के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे, वो गुंजन को रिजेक्ट करके दीक्षा को चूज करके चले गए। और यहाँ से चाचा और चाची के अंदर जो जलन थी, जो पहले ये प्रॉपर्टी को लेकर बढ़ रही थी, अब एकदम पीक पर आ चुकी थी। और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी में से दीक्षा नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। और जिस तांत्रिक के थ्रू इन्होंने काला जादू दीक्षा के ऊपर करवाया था, दरअसल एक आम का बाग जो मैंने बताया था, वहीं पर जहाँ ये झूला झूलते थे ना, वहाँ पर गुंजन ने दीक्षा को कुछ खिलाया था। और जब से दीक्षा ने वो खाया था, तभी से वो ऐसा रिएक्ट करने लगी थी, बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। और ये खाना खाने के 7-8 दिन मतलब लगते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल खोने में। मतलब कि अगर 7-8 दिन बीत जाते तो दीक्षा खुद को ख़त्म कर देती। फॉर्चुनेटली 7-8 दिन बीते नहीं, और चाचा चाची इसलिए बार बार इन्हें रोक रहे थे कि मत जाओ, क्योंकि 2-3 दिन तो बीत चुके थे, बस 4-5 दिन और। लेकिन फॉर्चुनेटली ये लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, एंड देन फाइनली ये जो मरण क्रिया होती है, इसको तोड़ा जाता है। इसके बाद से वो चाचा चाची कहाँ गए किसी को नहीं पता। पूरे गाँव में बात फैल चुकी थी, तो उनका गाँव में रहना तो इम्पॉसिबल था। इसके बाद ये लोग हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। और आज के टाइम पर दीक्षा और रोहित, इनकी शादी भी हो चुकी है, प्यारे से इनके 2 बच्चे भी है, और वो प्रॉपर्टी जो 50% दीक्षा को मिलने वाली थी, अब 100% दीक्षा की ही है। तो ये थी कहानी दीक्षा की। और ये कहानी हमें एक चीज़ बताती है कि
कैसे आपके ऊपर काला जादू अक्सर आपके करीबी ही करवाते हैं। दूसरे जो दूर के लोग हैं उन्हें क्या लेना देना भाई, वो नहीं करवाते। करीबी ही होते हैं जिन्हें आपसे सबसे ज़्यादा जलन होती है, और जलन के मारे बराबरी तो करने से रहे, आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो लोग, इसलिए फिर आपको बर्बाद करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए कभी अनजान के हाथ से कुछ खा लोगे तो चल जाएगा, लेकिन करीबी के हाथ से खाओगे ना तो 4 बार सोच लेना। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल इस चैनल पर कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा, एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप सबको तो मतलब आप सबके मज़े आने वाले हैं। तो वेट करना, जल्दी मैं अनाउंसमेंट करूँगा। उस चीज़ के ऊपर ज़ोरों शोरों से लगा हुआ हूँ एंड आई रियली होप कि इस बार वो चीज़ हो जाए। तो एक बार अगर वो चीज़ हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।